हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जैसा कि आपने देखा, आपके वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 9 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब टाइम कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, साथ में ही अपना रिवीजन भी चालू रखें। तो चलिए देखते हैं आज हम वर्ग 3 एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? त्वचा, फेफड़ा, आंत या फिर आमाशय? आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय। ये किसका भाग है? पाचन तंत्र का। त्वचा ये लवण और पानी की अत्यधिक मात्रा को उत्सर्जित करती है। फेफड़ा का कार्य क्या है? ये CO2 और जल वाष्प CO2 और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। आंत का कार्य क्या है? ये जो भी खनिज लवण आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जो भी खनिज लवण आवश्यकता से अधिक हो गया, जिसका उपयोग नहीं है, तो उसका उत्सर्जन आंत के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिटोनियम की झिल्ली कहाँ पाई जाती है? लीवर में, किडनी में, फेफड़े में या फिर हृदय में? तो आंसर क्या हो जाएगा? किडनी में। ये झिल्ली किडनी के चारों तरफ पाई जाती है। किडनी के चारों तरफ। इस झिल्ली का कार्य क्या होता है? तो यह किडनी को घर्षण से बचाती है, घर्षण से रक्षा करती है। अब प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है? लगभग 140 टू 180 ग्राम होता है। प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है? 140 से 180 ग्राम होता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य किडनी का नहीं है? रुधिर दाब को नियमन करना, यूरिया को निकालना, द्रव की अम्लता का नियंत्रण करना या फिर हार्मोन्स को निकालना? कौन सा कार्य किडनी का नहीं है? तो हार्मोन्स को निकालना ये किडनी का कार्य नहीं है। किडनी क्या करती है? ये रुधिर दाब का नियमन करती है, यूरिया को भी निकालती है और द्रव की अम्लता को भी द्रव की अम्लता का भी नियंत्रण करती है। पर ये हार्मोन को निकालती नहीं है, पर हार्मोन का फॉर्मेशन जरूर करती है। किडनी क्या करती है? ये विटामिन डी को एक्टिव करती है, विटामिन डी को एक्टिव करती है। साथ ही ये आरबीसी के निर्माण के लिए हार्मोन को बनाता है। आरबीसी के निर्माण के लिए हार्मोन को बनाता है, पर हार्मोन को निकालता नहीं है। और ये क्या करती है? पीएच को कंट्रोल करती है। पीएच को कंट्रोल करती है। तो किडनी का कौन कौन सा कार्य हो गया? ये रुधिर दाब का नियमन करती है, यूरिया को निकालती है, द्रव की अम्लता का नियंत्रण भी करती है, यानी पीएच को कंट्रोल करती है, विटामिन डी को एक्टिव करती है और आरबीसी के निर्माण के लिए हार्मोन का भी फॉर्मेशन करती है। अगला प्रश्न है, पक्षी यूरिक एसिड ही क्यों उत्सर्जित करते हैं? जल नष्ट नहीं होता, शरीर का तापमान कम ना हो जाए इसलिए, शरीर का भार कम ना हो जाए, या मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो आंसर क्या होगा? जल नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड, इसके उत्सर्जन के लिए पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। पानी की ज़रूरत कम होती है, यानी इसमें वाटर लॉस बहुत कम होता है। वाटर लॉस कम होता है।
और ये यूरिक एसिड विषैला भी नहीं होता है, ये विषैला भी नहीं होता, इसलिए पक्षी क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? वोमन संपुट, मेड्यूला, लीवर या फिर नेफ्रॉन? तो आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को भी नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, इसलिए किडनी और नेफ्रॉन दोनों के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका का कार्य है? जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट का अवशोषण करना, हाइड्रोजन आयन का स्रावण करना, पीएच मान को नियंत्रित करना या फिर उपरोक्त सभी? तो पीसीटी का कार्य क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका का कार्य क्या है, तो यह जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट का भी अवशोषण करती है, हाइड्रोजन आयन का स्रावण भी करती है, पीएच मान को भी नियंत्रित करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जलीय जीव जैसे मछलियां निम्नलिखित में से किस रूप में अपशिष्ट उत्सर्जित करती हैं? यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया या फिर पसीने के लवण? तो जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली, ये अमोनिया के रूप में अपशिष्ट का उत्सर्जित करते हैं। अब अमोनिया के रूप में ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये कम विषैला होता है, कम विषैला होता है, पर इसके त्याग में, इसके उत्सर्जन में वाटर लॉस जो है, वाटर लॉस बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसका उत्सर्जन जलीय जीव करते हैं। अब एग्जाम्पल, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, मछली हो गया, घेंघा हो गया, केकड़ा और झींगा, ये ऐसे जीव हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, मनुष्य और मेढक, मनुष्य मेढक। इसमें अमोनिया से ज़्यादा नहीं, अमोनिया से कम वाटर लॉस होता है, यूरिया में अमोनिया से कम वाटर लॉस होता है। और यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, एक तो ये विषैला नहीं होता है और इसको उत्सर्जन करने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, यानी इसमें वाटर लॉस सबसे कम होता है यूरिक एसिड के उत्सर्जन में। तो इसका उत्सर्जन कौन करते हैं, पक्षी। अगला प्रश्न है, मानव किडनी की औसतन लंबाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर या 12 से 15 सेंटीमीटर? तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। ये क्या होती है, मानव किडनी की लंबाई होती है। 5 से 7 मीटर मानव किडनी की चौड़ाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। तो मानव किडनी की लंबाई कितनी हो गई, 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही क्रम की पहचान करिए। किडनी, वृक्क यानी किडनी,
मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, या फिर वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी या मूत्रमार्ग, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग या मूत्राशय। तो ये क्या हो गई? किडनी। ये 2 किडनी हो गई। इनसे क्या जुड़ी रहती है? मूत्रवाहिनी। फिर ये हो गया मूत्राशय। तो पहले क्या आता है? किडनी, फिर आती है मूत्रवाहिनी, फिर आता है मूत्राशय और लास्ट में आता है मूत्र मार्ग। तो चलिए देखते हैं ये सीक्वेंस कौन फॉलो करता है। तो आंसर क्या हो गया? किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता? लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज या फिर क्रिएटिनिन। तो आंसर क्या होगा? क्रिएटिनिन। बाकी लवण, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज इनका वृक्क द्वारा यानी किडनी द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, पर क्रिएटिनिन का अवशोषण दोबारा नहीं होता। अगला प्रश्न है, गुर्दे में मूत्र निर्माण के लिए निम्न में से किस क्रम में दी गई प्रक्रियाएं शामिल हैं? फिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, एलिमिनेशन, या पहले चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, फिर एलिमिनेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, या फिर चयनात्मक पुनः अवशोषण, फिल्ट्रेशन, फिर एलिमिनेशन, या फिर शुरुआत में एलिमिनेशन होता है, फिर चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर बाद में चयनात्मक पुनः अवशोषण होगा और फिर लास्ट में एलिमिनेशन होगा। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में क्या होता है? इसमें किडनी के पास कार्डियक आउटपुट का लगभग 20 से 25% ब्लड आता है। 20 से 25% कार्डियक आउटपुट का ब्लड आता है। लगभग 1100 से 1300 ml ब्लड आएगा। अब ये क्या होता है? ये हो गई अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी। ये हो गई अपवाही धमनी। तो ये अपवाही धमनी जो होती है ये ज़्यादा चौड़ी होती है और ये अपवाही धमनी ये सकरी होती है। सकरी होती है, जिसके कारण से अभिवाही धमनी में जितना ब्लड आता है उतना अपवाही धमनी के थ्रू जा नहीं पाता, क्योंकि अभिवाही धमनी चौड़ी होती है। अभिवाही धमनी चौड़ी होती है तो इससे जितना ब्लड आएगा उतना वापस अपवाही धमनी से जा नहीं पाता। तो बीच में यहाँ पे कि वुमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है, यानी यहाँ पे दाब पड़ता है, जिसके कारण से प्लाज्मा छनकर किडनी से जाता है। अब जो प्लाज्मा छनकर किडनी से जाता है
जो प्लाज्मा किडनी से छन के जाता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन नहीं होता। यहाँ पे लिखते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन नहीं होता है। अब ये प्लाज्मा छन के कहाँ जाता है? तो ये प्लाज्मा छन के जाता है चयनात्मक पुनः अवशोषण के लिए। तो चयनात्मक पुनः अवशोषण में क्या होता है, जो भी प्लाज्मा छन के आया है उसमें से जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। चयनात्मक पुनः अवशोषण में क्या होता है, इसमें 99% अवशोषण हो जाता है। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, जो कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% ब्लड लगभग 1100 से 1300 ml कहाँ पे आया, किडनी के पास आया। अब यहाँ पे एक अविवाही धमनी होती है और एक अपवाही धमनी होती है। तो जो ब्लड अविवाही धमनी क्योंकि चौड़ी होती है और अपवाही धमनी ये सकरी होती है, जिसके कारण से यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल में दाब क्रिएट होता है। तो इसके वजह से प्लाज्मा छन के किडनी में चला जाता है। जो प्लाज्मा छन के जाता है उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन नहीं होता। अब जो ये प्लाज्मा छन के गया है वो उसमें चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है। तो यहाँ पे लगभग जो भी आवश्यक खनिज लवण हैं उनका 99% अवशोषण कर लिया जाता है और उसके बाद जो भी वेस्ट बचा है उसका एलिमिनेशन कर दिया जाता है। तो ये क्या होती है, ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। परानिस्यंदन कहाँ होता है, वुमेन्स कैप्सूल में, समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी में, हेनले के लूप में या दूरस्थ कुंडलित नलिका में। परानिस्यंदन कहाँ होता है, अभी हमने देखा अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है, वुमेन्स कैप्सूल में होता है, वुमेन्स कैप्सूल में होता है। हिलने का लूप क्या होती है, ये वाटर लॉस को कंट्रोल करती है, वाटर लॉस को कंट्रोल करती है। अगर इसकी लंबाई, जैसे जो रेगिस्तान में जीव रहते हैं उनकी हेनले की लूप ज़्यादा लंबी होती है। अगर इसकी लंबाई ज़्यादा है तो वाटर लॉस कम होगा, लंबी है तो वाटर लॉस कम होगा, और अगर छोटी है तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और ये डीसीटी क्या होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा रहता है। इसमें दो हार्मोन पाए जाते हैं, एक होता है एल्डोस्टेरोन और एक होता है एडीएच हार्मोन होता है, जो कि पानी को एब्जॉर्ब कराते हैं। इसमें दो हार्मोन पाए जाते हैं, डीसीटी में दो हार्मोन पाए जाते हैं, एक होता है एल्डोस्टेरोन और एक होता है एडीएच हार्मोन। ये क्या करते हैं, पानी का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, पानी का अवशोषण कराते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सोडियम और जल का पुनः अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है, हेनले के लूप में, डीसीटी में, पीसीटी में या कलेक्टिंग डक्ट में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है सोडियम और जल का पुनः अवशोषण, पीसीटी में। यहाँ पे लगभग 70 से 80% वाटर, जल, खनिज लवण, मतलब जल, खनिज लवण एवं बाइकार्बोनेट का अवशोषण हो जाता है। लगभग 70 से 80% जल, खनिज लवण और बाइकार्बोनेट का अवशोषण हो जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
कृत्रिम। ट्रांसप्लांटेशन, राइनोप्लास्टी, हीमोडायलिसिस या फिर एंजियोग्राम। आंसर क्या होगा? हीमोडायलिसिस। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी व्यक्ति की किडनी सामान्य रूप से काम ना करे तो उसके रक्त में किसकी वृद्धि हो जाएगी? अमोनिया की, सोडियम क्लोराइड की, यूरिया की या CaCO3 की? आंसर क्या होगा? यूरिया की। क्योंकि मनुष्य क्या करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसलिए अगर उसकी किडनी सामान्य रूप से काम नहीं करती है तो उसके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।